दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पिछली कहानी पसंद आई होगी। इसी क्रम में आपके लिए मैं एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। तस्वीर। मिट्टी की पाल वाला पुराना सा कमरा, मिट्टी की दीवार पर चूना मिश्रित रंग से रंगी दीवार, छोटे से कमरे में लगी निवार वाली छोटी सी चारपाई, साधारण सा कमरा, पर दीवार पर लगी एक काले सफ़ेद आवरण वाली तस्वीर। जाने क्या आकर्षण था उस तस्वीर में। कमरे में प्रवेश करते ही हर किसी के कदम ठिठक से जाते। तस्वीर एक लड़की की, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें और कसी हुई चोटी, शायद स्कूल के फॉर्म के लिए खिंचवाई गई। बड़े प्रेम में लगी यह तस्वीर अनायास ही सबके कदम अपनी ओर खींच लेती। वह तस्वीर ही थी जो कमरे में जाकर रुकने को विवश करती। जब भी उसकी ओर देखो, लगता जैसे कुछ बोलने का प्रयास कर रही है। शायद कुछ बात उसके मन में ही रह गई थी जो किसी से कह ही ना सकी। और तस्वीर है कि बिन बोले भी जुबां का काम करने को आतुर है। दिन भर चहकती रहती चिड़िया सी इधर उधर, जिसके मुंह पर देखो उसी का नाम बीना। ओ बचुली, चाय तो बना। बचुली, नन पानी पिलाए दे, तो पीवे दे। ल्यो बीना बीन सी मधुर, कार्यों में निपुण, स्वभाव उत्तम, व्यक्तित्व मुखरा, हर काम तन्मयता के साथ करने वाली। किंतु यदि कुछ भी गलत हो उसका विरोध करती। विरोध में, विद्रोह में, अभी तो सही मार्ग दिखाने की प्रेरणा ही देती। परिवार के मध्य बात को संभालना तथा विवाद होने से पूर्व मामले को शांत कर देना एक विशेष गुण। शिक्षा के प्रति विशेष लगाव। विद्यालय जाने में कभी भी आनाकानी नहीं। प्रतिदिन घर के काम निपटा स्कूल को चली जाती। कोई कह दे आज स्कूल रहने दे। क्यों रहने दो? स्कूल का हर्जा करना अच्छा लगता है क्या? फिर आज क्या पढ़ाया कैसे पता चलेगा? घर के जितने काम करने हैं कर दूंगी, पर स्कूल का हर्जा करने को मत कहना। माँ हंस देती। ठीक है, जतू पर्ची पढ़, अफसर बनी। घर के पास ही एक मंदिर, भूमि देवता, वहाँ रहते थे एक साधु महाराज। प्रतिदिन जाती, कभी चाय लेकर, कभी फल लेकर। खुश रहो बच्ची, कुछ देर बैठकर। अच्छा महाराज जी, मैं चलती हूँ, स्कूल का काम भी करना है। अरे बेटा, क्या करेगी इतना पढ़ के? तू भगवान का भजन कर, भगवान का भजन। भगवान का भजन भी तो गाती ही हूँ जब सब पूजा करने आते हैं यहाँ, पर स्कूल का काम छूट जाएगा। बिना पढ़े लिखे आज कुछ भी नहीं है। आप चाय पीजिए महाराज जी। हाँ हाँ ठीक है बेटा। फिर वह लौट चली आती। हाई स्कूल की परीक्षा के समय माँ बीमार रहने लगी। पिताजी खेतों से सब्जी बाजार बेचने जाया करते। घर पर सारे काम और गौशाला में पशुओं की कोई कमी नहीं। भैंसें, बैल, घोड़ा, बकरी सभी प्रातः उठकर भाई के साथ मिलकर घर और गौशाला के सारे काम निपटाना, फिर परीक्षा देने जाना, वापस आके चारे की व्यवस्था करना, माँ की देखभाल करना, सभी कुछ कार्य तो होते। दिन भर कभी इधर तो कभी उधर। बची कशी पास मिलित है। माँ को जब चेतना लौटती और देखती सारे काम होते। बीमारी ने माँ की स्थिति इतनी खराब कर दी कि विद्यालय से घर लौटने पर मुंह के पास जाकर केवल यह जांच करनी होती कि सांस चल रही है अथवा नहीं। फिर भी तीनों भाई बहन एक ही कक्षा में एक ही साथ उत्तीर्ण। गांव से विद्यालय का मार्ग लंबा एवं सुनसान, जंगल के मध्य से होकर गुजरने वाला मार्ग, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई, उसके बाद गाड़ी रोड मार्ग। वाहन सुविधा तो कहाँ, किंतु चलती गाड़ियां नजर आ ही जाती। इस मार्ग में अनचाहे उपद्रवी अक्सर मिल जाते हैं, जिससे भय का आवरण बना रहता। कभी तो भाइयों के साथ हो जाता, पर कभी ऐसा न होता। जब अक्सर इस प्रकार उपद्रवी पीछा करने लगे तो सभी लड़कियों ने एक तरकीब निकाली। अब विद्यालय को आते जाते समय कमर पर सलवार के ऊपर पत्थर लिपट कर लेते। एक दिन आधे से अधिक मार्ग तक उन्हें पीछा करने लगा। जैसे ही लगा कि अब यह अधिक नहीं भाग पाएंगे तो सभी ने उनके ऊपर पत्थरों की बौछार कर दी, जिससे लड़के घबरा गए। अचानक इस प्रकार का हमला वह समझ नहीं पाए और जान बचाकर भाग गए। अपनी जीत पर सभी लड़कियां बहुत खुशी के साथ गाती खेलती घूमती लगी।
उस दिन के बाद कभी किसी ने उनका पीछा नहीं किया और उनका भाई भी जाता रहा। गांव से विद्यालय जाने वाली कन्याओं में कुछ ने पढ़ा, कुछ ने नहीं। कुछ ब्याही गई, कुछ थोड़ा पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी। बच्ची के पढ़ने की लगन कम न हुई। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर परास्नातक के लिए तैयारी करने लगी। इसी मध्य माता पिता बच्ची के विवाह के लिए भी चिंतित रहने लगे। कभी कभी माँ साधु महाराज से कहती, बाबा जी, बच्ची का ब्याह कैसे होगा, कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। बाबा जी का अब भी वही उत्तर, इसे भजन कर कहो भजन। विवाह क्या करना है, भजन कर। हाँ बच्ची, कभी कभी तो माँ के मन में भी यही उत्पन्न होने लगा, कहीं ये बाबा मेरी लड़की को भी सन्यासी बनाने की तो नहीं सोच रहा। अब तो माँ के मन की उधेड़-बुन की कोई सीमा ही न रही। अब एक विवाह प्रस्ताव आया, नाम विजय, टेलीफोन विभाग में कार्यरत। बच्ची और विजय दोनों ने रजामंदी दी। विवाह तय हो गया। घर में सब ओर प्रसन्नता का ही माहौल। वर पक्ष की ओर से टीका एवं सगाई की रस्म अदा की। इस सगाई के साथ ही दोनों ने अनकहे शब्दों में एक दूसरे का वरण कर लिया। प्रेम के लिए किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा थोड़ी ही होती है। धीरे धीरे परिवार में विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। खरीदारी पूर्ण हो गई। इधर विवाह के कुछ समय पूर्व विजय अपने माता पिता संग बीना के घर आए। अब विवाह के संबंध में व्यवस्थाओं से जुड़ी कुछ बातें करनी थी। अब ये दिवस शौच से लौटते समय पैर में हल्के दर्द की अनुभूति हुई। यह तो सामान्य बात है, कुछ नहीं कुछ होगा। परिवार का सत्कार और बच्ची की चिंता के साथ विजय लौट गया। अभी विवाह की बहुत सी तैयारियां शेष जो रह गई थी। इसी ओर बच्ची के घर पर जोर जोर से विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह के 4 दिन पूर्व सूचना आती है कि विजय का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। विजय को शहर के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। विवाह के 4 दिन पूर्व इस प्रकार की खबर, परिवार में चिंता के बादल छा गए। परिवार के सभी पुरुष भागे भागे अस्पताल गए। इधर बच्ची और उसकी माँ चिंता में। परिवार में सभी रिश्तेदारों का आगमन हो चुका। कैसे किसी से कहें, क्या कहें, ये बड़ी चिंता का विषय। कैसे अपना दुख व्यक्त करें और कैसे छिपाएं। किसी प्रकार धीरज बांधे। जब भाई घर लौटे, भीतर अलग ले जाकर अब केवल मेरी बच्ची, हे ईश्वर, नदी आवाज। इधर दरवाजे की ओर से बच्ची सब सुन रही। विपदा तो यह है कि वह खुलकर रो भी नहीं सकती। अभी ठीक होने की कोई आस नहीं। विवाह की तिथि आगे बढ़ने लगी। मेहमान दिलासा देकर लौट गए। अब डॉक्टर भी सहज ठीक होने की उम्मीद छोड़ रहे थे। किसी अन्य अस्पताल रेफर किए जाने की बात सामने आई। भीतर तक गहरे अवसाद में घिरी बच्ची ने विजय से मिलने की इच्छा जाहिर की। माँ के साथ अस्पताल गई और असीम दुख अपने भीतर समेटकर विजय से मिली। न विजय कुछ कह सका और न बच्ची। जिन बातों को नेत्र बयां करते हों उनके लिए जुबान की आवश्यकता कहाँ। जज्बातों की धार सहज ही बह रही थी। अंतर्मन में जिसका उफान नेत्रों की कोरों तलक आकर चुपके से बह निकला। विजय को रेफर किए जाने के बाद विवाह पूरी तरह टूट चुका था। परिवार धीरे धीरे सहज होने लगा। बच्ची भी सहज होने का प्रयास कर रही थी। अब बच्ची के मन को अन्यत्र लगाने का निर्णय लिया और टाइपिंग सीखने लगी। इधर परिवार ने तय किया कि बच्ची का कहीं और विवाह कर दिया जाए। बच्ची, इजा तेरा ब्याह कहीं और करते हैं, बात चलाते हैं। हाँ इजा, अब शादी की बात मत करो। किले क्या हुआ उसके भाग में, ऐसा ही लिखा होगा ना। शादी एक ही बार होती, बार बार नहीं। अरे तेरी शादी जो क्या हुई है, जो जीवन भर राह देखती रहेगी। टीका ही तो लगा था, कुछ नहीं होगा, कहीं और से अच्छा रिश्ता आएगा। ना इजा, टीका भी शादी के बराबर ही होगा। अब बिल्कुल नहीं, कोई शादी की बात मत करो। घर की प्रसन्नता अचानक से जाती रही। एक घटना ने परिवार का सुख सा छीन लिया। धीरे धीरे परिवार सहज हो गया। बच्ची बाहर तो सहज थी, पर अंदर से बड़ा तूफान समेटे हुए। इस तूफान का मंजर कभी कभी स्वभाव में दिखाई देता। सामान्यतः बच्ची संयत रहा करती। टाइपिंग सीखने में भी मन लगने लगा। एक दिन प्रातः इजा, ओ इजा, दूर खेतों से आवाज आई। खेतों में ही जाकर, इजा मैं टाइपिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा। माँ ने अधिक जवाब न दिया। इजा मैं MA का फार्म भी भरना चाहती हूँ। माँ जैसे अपने भीतर जाने कितना दुख दबाई है, जाने कौन से कष्टों का विष अंतर में मालूम। माँ की चिंता उसके दुख के साथ हो गई। कब से तुझे समझा रही हूँ,
मान क्यों नहीं जाती शादी के लिए? कब तक ऐसे गुमसुम सी रहेगी? बता तो। ईजा फिर से वही बात, फार्म भरने की बात कह रही हो, उसके बारे में बात कर। और कितनी बार कह दिया है, शादी दोबारा नहीं। अब जा रही हूँ, आ जा। माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। हाँ हाँ, आप वहीं का फार्म भर, हम सब मरेंगे तब भरेगी फार्म। पीछे से और बोल पड़ी। राह चलते चलते कदम ठिठक पड़े। कुछ सोचकर घर वापस लौट आई। अरे क्या हुआ, जाती क्यों नहीं? अब गुस्सा होता है, मान लो बड़ों की बात। अब बच्ची ने कुछ न सुना और घर लौट गई। इधर उधेड़ बुन के साथ माँ भी घास काट कर लौट गई। बाहर से आवाज लगाई, बची ओ बचुली, अब तक रिसायर छे? हाँ तो सीरीज बाजार जानची न जानी, कहाँ गए हो? जब बहुत पुकारने पर भी बचुली का कोई उत्तर नहीं मिला तो माँ स्वयं भीतर ढूंढने लगी। पर ये क्या? बच्ची अपनी आंखें सांसें गिन रही थी। तब तक बड़ा भाई भी घर पर आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जल्दी से बाजार दौड़ता है दवा और डॉक्टर के लिए। इधर माँ का चीत्कार गूंजने लगा। ये क्या क्या कर दिया बचूली? माँ की बात इतनी गहरी चुप गई। चली मतारी क्यों गलत की चहुच? माँ पितर आंसू बहाए जाए। आंसू बच्ची के भी आंखों में थे, पर उसमें माँ के प्रति दुख, थोड़ा क्रोध और अपने अपूर्ण प्रेम की सम्मिश्रित काव्य है। कुछ पल बच्ची अपने माता पिता के दुखी चेहरों को देखती रही। अथाह कष्ट के मध्य शायद बहुत कुछ कहना चाहती, किंतु घी में मिलाकर विष निकलने के कारण कंठ नली जल रही। चाह कर भी शब्द नहीं निकल सकते। एक टक टकते नैनों में अपने माता पिता को मुंह प्रणाम कर अपने अपूर्ण प्रेम की अनकही स्मृतियों के साथ विदा ले। आनंद फानन में दोनों भाई डॉक्टर को लेकर पहुंचे अवश्य, किंतु अब तक देह का ताज ही जाता है। बहुत सी बातें जो चाहकर भी ना कह सकी थी, बहुत सी चाहतें जो किसी को बता न सकी थी, सूखे आंसुओं के साथ गालों में चिपक गए थे, जिन्हें कोई मिटा तो सकता था पर पढ़ नहीं सकता था। वो बचुली जो किसी के भी साथ गलत नहीं होते देख सकती थी, आज स्वयं के साथ जाने अनजाने गलत कर चली। शायद उसकी नज़र में वही सही था, क्योंकि दूसरा विवाह उसको ले गया। फिर हृदय को स्वीकार कर ले उसे और विवाह क्या? वह तो बस एक चिड़िया सी आंगन में उतर आई थी। दाना पानी चुगा अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लिया। वह तो बस और अपने गंतव्य को अनंत काल तक न लौटने के लिए रह गई तो केवल वह तस्वीर जो सुनसान कमरे में इस आस में टंगी रहती कि कोई आए तो वह उससे दो बात कह सके, उसके अपूर्ण प्रेम की दास्तां सुन सके। उसकी देह तो चली गई, रह गया उसका प्रेम जो समा गया उस तस्वीर में, जो बहता रहता उस मासूम निर्जीव से चेहरे पर उसे पढ़ने की कोई नजर न रह गई थी। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, और यदि पसंद आए तो उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।